आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है जीएस प्रैक्टिस सेट और इस प्रैक्टिस सेट में होने वाले हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं उन्हें करेंगे पूरे डिटेल के साथ। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है जैनुल आबदीन को। इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। अगर पूछा है जैनुल आबदीन किस वंश का था, तो ये शाहमीर वंश का था। किस वंश का था? शाहमीर वंश का था। वंश इसका याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, उलूग खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? किसका वास्तविक नाम उलूग खां था? तो कहना बलबन का वास्तविक नाम क्या था? उलूग खां था। उसको किसका गुलाम था, किसका दास था? तो इल्तुतमिश का दास था, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जो पढ़ा गया था किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? 1837 में पढ़ा गया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक। प्रवर्तक होता है संस्थापक। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? तो याद रखना वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे एकनाथ। ठीक है, नाम याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर उदाहरण है। अर्थात दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे संबंधित है? तो याद रखना दिलवाड़ा का जैन मंदिर नाम से क्या आता है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो जैन से संबंधित है, जैन धर्म का मंदिर है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। जबकि जो महत्वपूर्ण पहला शासक आता है इसका नाम आता है बीमल शाह। बीमल शाह। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो कहना बीमल शाह द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, औषधि से किसका संबंध नहीं है? औषधि से कौन से संबंधित नहीं है? पहला दिया धनवंतरी, औषधि से संबंधित है। चरक, चरक तो चरक संहिता प्रसिद्ध है। उसके बाद सुश्रुत, ये भी थे। अर्थात भास्कराचार्य औषधि से संबंधित नहीं आते। ठीक है, जबकि भास्कराचार्य ने गुरुत्व आकर्षण के बारे में बताया था। तो ये याद रखना कि किस भारतीय द्वारा गुरुत्व आकर्षण के बारे में बताया गया है? तो भास्कराचार्य। जबकि इसे सिद्ध करने वाले व्यक्ति तो सभी को पता है, न्यूटन आते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो बहुत आसान, 24 महान आचार्य किससे? जैन धर्म से संबंधित है। शुरुआत होती है ऋषभ देव से, कहां तक जाती है? महावीर स्वामी तक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है हमारा, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। अर्थात हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग नहीं करते थे या किससे परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो कहां के लोग लोहे से परिचित थे? तो कहना वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। अर्थात लोहे की खोज हड़प्पा काल में नहीं हुई थी। कब हुई थी? वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, क्या हड़प्पा काल में सोना था? तो कहना हाँ सोना था। कहां से प्राप्त होता था? तो कहना सोना हड़प्पा काल में कर्नाटक से प्राप्त होता था। कहां से प्राप्त होता था? कर्नाटक। तो क्या चांदी मिलती थी? क्या ना? हाँ चांदी भी थी। ये चांदी कहां से मिलती थी? बताना। चांदी अफगानिस्तान से प्राप्त होती थी। तो दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, सोना कर्नाटक से, चांदी अफगानिस्तान से, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात कर लेते कांसा कहां से प्राप्त होता था? तो ये राजस्थान से प्राप्त होता था। ठीक है, उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर दिया, वह स्थान जो किसी समय एक फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? ठीक है, ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो फ्रांसीसी उपनिवेश था और उसके बाद अरविंद घोष वहां रहने लगे और उन्होंने वहीं पे ओरेविल आश्रम बनाया था? तो वह स्थान था आपका पांडिचेरी। कौन सा स्थान था? पांडिचेरी। उसके बाद पांडिचेरी का संस्थापक पूछा जाता है। पूछा है पांडिचेरी का संस्थापक कौन था? तो उसका नाम याद रखना फ्रैंकोइस मार्टिन व्यक्ति का नाम है। फ्रैंकोइस मार्टिन पांडिचेरी का संस्थापक है, याद रखना।
उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांडिचेरी को क्या बोलते हैं, इसका उपनाम क्या है। तो याद रखना पांडिचेरी को फ्रांस सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पांडिचेरी को किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस सभ्यता के नाम से जाना जाता है, अर्थात फ्रांस सभ्यता की खिड़की किसे बोला जाता है? पांडिचेरी को बोला जाता है। और यहीं पर अरविंद घोष का ओरेविल आश्रम है। ठीक है, अरविंद घोष का ओरेविल आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ठीक है, किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था? तो ये कहा गया था वीडी सावरकर द्वारा। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर द्वारा कहा गया था। उसके बाद दिया गया जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। अगर पूछा है आगम का अर्थ क्या होता है, तो आगम का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, याद रखना। जबकि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से आ जाती है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सभ्यता का उद्गम हुआ है, अर्थात सिंधु सभ्यता का जो उद्गम हुआ है कहां हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का उद्गम हुआ था घाटियों में। ठीक है, कहां हुआ सिंधु सभ्यता का उद्गम? घाटियों में। अगर पूछा जाए आकार में कैसी है, तो कहना सिंधु सभ्यता त्रिभुज आकार थी। ठीक है, कैसी थी सिंधु सभ्यता? त्रिभुज आकार। और कहां उद्गम हुआ था इसका? घाटियों में हुआ था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुजु के बाबरी जो लिखी गई है आपकी ये चुगताई या चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, याद रखना। जबकि इसका तुजु के बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? एक महिला थी, बैब्रिज द्वारा किया गया है। ठीक है, तो तुजु के बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद बैब्रिज द्वारा किया गया है। उसके बाद तुजु के बाबरी में किस दो भारतीय हिंदू शासकों का उल्लेख मिलता है? तो कहना एक तो आपके दक्षिण भारत के राजा थे कृष्णदेव राय, और उसके बाद एक मिलता आपका राणा सांगा का। ठीक है, राणा सांगा और कृष्णदेव राय का उल्लेख तुजु के बाबरी में मिलता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इसमें दिया गया है अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी, अर्थात कब यात्रा की थी अकबर ने? तो अकबर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा करता है 1562 में। क्वेश्चन पूछा गया है, देखो सन क्वेश्चन पूछ लिया, याद रखना। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब करता है? 1562 में करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये याद रखना है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किस देश के थे? तो ये ईरान के थे। कहां के थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती? ईरान के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो तूतीनामा ये आपका सुख सप्तशती का फारसी अनुवाद है, याद रखना। और याद रखना कि किसने इसका फारसी अनुवाद किया है? तो व्यक्ति का नाम है जियाउद्दीन, जियाउद्दीन। ठीक है, जियाउद्दीन नामक व्यक्ति द्वारा जो लिखा है सुख सप्तशती का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है, किस नाम से? तो कहना तूती नामा नाम से। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? ठीक है, अर्थात मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई थी? तो मद्रास की संधि प्रथम मैसूर युद्ध में हुई थी। ठीक है, मद्रास की संधि कब हुई थी? प्रथम मैसूर युद्ध में हुई थी। ठीक है, कर्ता कौन है? तो कहना हैदर अली। कौन सी संधि पूछी? मद्रास की संधि। कौन सी युद्ध में होती? प्रथम मैसूर युद्ध में। उसके बाद बात कर लेते द्वितीय मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है? तो द्वितीय मैसूर युद्ध में होती है मंगलोर की संधि। कौन सी संधि होती है? मंगलोर की संधि। और कर्ता कौन है? तो इसे करता है आपका टीपू सुल्तान। ठीक है, जो हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, ये द्वितीय मैसूर की संधि करता है, द्वितीय मैसूर युद्ध में संधि करता है मंगलोर की संधि। और प्रथम युद्ध में जो होती है आपकी मैसूर
में जो होती है मद्रास की संधि, ये करता है हैदर अली। जबकि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कौन सी संधि होती है, बहुत महत्वपूर्ण संधि है जो बाह्य कारणों से प्रेरित था, एला सैपला की संधि। एला सैपला की संधि, ठीक है। एला सैपला की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में होती है, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी होती है, पांडेचेरी की संधि। पांडेचेरी की संधि कौन सी युद्ध में होती है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एला सैपला की संधि, प्रथम मैसूर युद्ध में होती है मद्रास की संधि, और द्वितीय मैसूर युद्ध में होती है मंगलोर की संधि, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, इसमें क्या है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था। तो प्राचीन पत्तन जो पुहार था किस तट पर स्थित था, तो याद रखना ये कावेरी तट पर स्थित था। उसके बाद ये कहां पर है, तो याद रखना तमिलनाडु में स्थित है। और अगर पूछा है किस वन से संबंधित था, तो ये चोलों से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाक खुदवाया था। किस व्यक्ति द्वारा मुंज सागर नामक तालाब खुदवाया गया था, तो याद रखना ये खुदवाया गया था बागपति द्वितीय द्वारा, ठीक है। और ये कौन सा शासक था, कहना ये परमार शासक था, ठीक है, परमार शासक है। नाम याद रखना क्या, बागपति द्वितीय, और उसके द्वारा मुंज सागर नामक तालाब खुदवाया गया था। अगर पूछा जाए मुंज सागर तालाब कहां पर था, तो मध्य प्रदेश, ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था, अर्थात किसका चित्र था। गौतम बुद्ध, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, उसके बाद मैत्रेय या सूर्य का। तो हर्षदेव याद रहा, हर्षवर्धन द्वारा जो सोने का सिक्का जारी किया गया था, उसके पृष्ठ भाग पर किसका चित्र था, तो कहना पृष्ठ भाग पर गौतम बुद्ध का चित्र था, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है ना, आलमगीर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। जबकि शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में मुगल शासक था, ठीक है, याद रखना। और उत्तरी मुगल में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुगल शासक का, उत्तरी मुगल अर्थात औरंगजेब के बाद वाले शासक, औरंगजेब के बाद वाले शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो ये इसी का होता है, शाह आलम द्वितीय का होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिया जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी। देखो पहला क्वेश्चन था जो अभी आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका हर्षवर्धन से, जिससे गौतम बुद्ध का चित्र था। और यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, किस शासक द्वारा आदेश दिया गया था कि जिस पर हिंदू देवी की आकृति हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम आता शहाबुद्दीन। क्या नाम आता है, मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम आता है शहाबुद्दीन, ठीक है। जबकि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, ये रहने वाला तुर्किस्तान का था, इसके बारे में याद रखना। बाबर कहां का था, तो बाबर एक उज्बेक था, उज्बेकिस्तान का था। बाबर कौन था, बाबर उज्बेक था, ठीक है, याद रखना। और जो महमूद गजनवी दे रखा है, ये कहां का रहने वाला था, ये आपका तुर्क मूल का था। कहां का था, तुर्क मूल का था। तो सबके बारे में जानकारी याद रखना कि महमूद गजनवी कहां का था, तुर्क का। बाबर कहां का था, क्या ना, उज्बेकिस्तान, उज्बेक का। कुतुबुद्दीन ऐबक कहां का था, तुर्कमेनिस्तान का। और महमूद गोरी कहां का था, ये तो आपका अफगानिस्तान का था। और इसका वास्तविक नाम क्या है, शहाबुद्दीन था, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया है। तो रामायण का फारसी अनुवाद करने वाला है मौला अब्दुल्ला कादिर बदायूनी, ठीक है। किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया है, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, बदायूनी ने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें दिया गया है
ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये उपाधि की गई थी ख्वाजा उस्मानी हारूनी द्वारा। ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने दी थी? तो कहना ख्वाजा उस्मानी रूहानी द्वारा प्रदान की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिर अर्थात चट्टानों को कटवाकर मंदिर बनवाना, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिर के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध था? अर्थात किस वंश ने शैलकृत मंदिर बनवाए थे, अर्थात चट्टानों को कटवाकर मंदिर बनवाए थे? तो आता है आपका राष्ट्रकूट, और प्रसिद्ध मंदिर आते हैं आपके एलोरा के। ठीक है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, पाल वंश और प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार प्रशासन में पतला से तात्पर्य है, अर्थात पतला क्या थी? तो बताना, ये दान में दी गई भूमि थी। गुर्जर प्रतिहार वंश में और पाल वंश में पतला किसे बोलते थे? तो दान में दी गई भूमि को बोलते थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, इसमें निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक बोला जाता है? उर्दू शायरी का जनक, उर्दू शायरी का जनक बोला जाता है शमसुद्दीन बली को। ठीक है, उर्दू शायरी का जनक किसे बोला जाता है? शमसुद्दीन बली को बोला जाता है। ठीक है, ये दीवाना उसने कर दिया एक बार देखकर, हम कुछ ना कर सके बार बार देखकर। ठीक है, तो ये शायरी के हैं, संबंधित है, याद रखना। देखो क्वेश्चन, देखो जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन क्या आपका, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो जहांगीर की जो पत्नी थी उसमें से शाह बेगम थी, जिसका वास्तविक नाम था मानाबाई या मानबाई। इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद शाह बेगम, जिसे मानबाई के नाम से जानते हैं, पूछा जाए इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, याद रखना, मानबाई का मकबरा कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, जातक कहानियां प्राचीन भाषा में रचित है, अर्थात जो जातक कहानियां हैं, ठीक है, ये बौद्ध से संबंधित है और कौन सी भाषा में है? पाली भाषा। जातक कथाएं या जातक कहानी किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा दिया गया है, राजतरंगी, जिसे सामान्य तौर पर किसी भारतीय द्वारा प्रमाणित रूप से भारतीय इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक माना है, के लेखक कौन थे? अच्छा, राजतरंगी के लेखक पूछे तो राजतरंगी के लेखक आते हैं आपके कल्हड़। राजतरंगी के लेखक कौन है? कल्हड़। कल्हड़ किसके दरबार में रहते थे? कहना कश्मीर के राजा थे हर्षदेव के दरबार। ठीक है, कल्हड़ को भारतीय इतिहास का पिता बोला जाता है और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है राजतरंगी, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है, आपको जानकारी याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, अर्थात घोड़े पर निशान लगाने की प्रथा प्रारंभ की थी? किस शासक द्वारा घोड़े पर दागने की प्रथा प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, याद रखना, नगद वेतन भी इसी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, पल्लव वंश का अंतिम शासक। अच्छा, अंतिम शासक पूछ लिया, पल्लव वंश का अंतिम शासक। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है, पूछा जाए पल्लव वंश का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का पहला शासक सिंह विष्णु था। ठीक है, इसमें क्या पूछा था? अंतिम शासक तो अपराजित बर्मन था, जबकि ये पराजित हो गए थे, नाम ही इनका अपराजित था, जबकि ये पराजित हो गए थे। ठीक है, तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? ठीक है, संस्कारों की संख्या कितनी है? तो कहना संस्कारों की संख्या 16 होती है, लेकिन यहाँ क्या पूछा? 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो उपनयन संस्कार कौन से क्रम पर है? ये आपका
11वें क्रम पर है। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? तो राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसके शासनकाल में संगठित हुए थे? गुरु गोविंद सिंह। याद रखना, जो सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, और ये बाद में गुरु के पद को समाप्त कर देते हैं। तो गुरु का पद किसके द्वारा समाप्त किया था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि सिखों का एक सैन्य संगठन था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। मिर्जा गालिब का शहर पूछा जाता तो याद रखना, गालिब का शहर आगरा था, जबकि बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया था? अंग्रेजों ने पकड़ के भेज दिया था रंगून, और वहीं पर ही बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद रखना। तो मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे? बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35, चगतई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखना, ये मुगल के नाम से जाने जाते हैं, चगतई तुर्क। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? किस व्यक्ति ने बोला है? तो याद रखना, फ्रेडरिक बी फिशर ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संख्या दी थी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, याद रखना। और चार्टर एक्ट द्वारा ही पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, गुप्त काल में किस धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ? तो गुप्त काल में सर्वाधिक विकास हुआ था वैष्णव धर्म का। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? ये कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया था धर्मपाल द्वारा। ठीक है, याद रखना। तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो देखने को नहीं मिलते, जबकि तक्षशिला किसके संगम पर आता है? तो याद रखना, ये जो आपका तक्षशिला है झेलम और सिंधु नदी के संगम पर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कार्य करता हूं या कानून बनाता हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की तुलना किससे की जाती है? तो फ्रांस के राजा लुई 14वें से की जाती है। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण उपाधि आती है द्वितीय सिकंदर की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास किया गया था 1856 में। किसके शासनकाल में? तो व्यक्ति का नाम याद रखना, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत बार आ चुका है इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। रहीला और सफरनामा इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, सयाना ने वेदों पर अपना टीका किस भाषा में लिखा है? तो सयाना ने वेदों पर अपना जो टीका लिखा है संस्कृत भाषा में लिखा है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो हमारा दिया गया है, माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये याद रखना किस धर्म से संबंधित है? तो जैन से। माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, तुर्गान ए चहलगानी कौन थे? ठीक है, तो तुर्गान ए चहलगानी क्या था? चाली
40 तुर्क अमीरों का समूह था जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश द्वारा की गई थी और जिसका समापन बलबन द्वारा किया गया था। किसने समाप्त किया था? बलबन ने। किसने चलाया था? तुर्कानी चैलगानी को इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता का उदय हुआ था? तो पहले तो ये याद रखना कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। 5 देशों के नाम याद रखना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान उपमहाद्वीप में आते हैं। क्वेश्चन क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो किस भाग में हुआ था? कहना उत्तर पश्चिम में हुआ था। पूछा है हमारी हड़प्पा सभ्यता कैसी है? तो त्रिभुजाकार हमारी हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली। देखो क्वेश्चन क्या है, ये नहीं पूछा भारत की राजधानी दिल्ली, तो हो जाता आपका 1911 और 12। यहाँ पूछा भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो कहना 13 फरवरी 1931 को की गई थी। किसके शासनकाल में? तो उस समय गवर्नर थे इरविन के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? तो देखो सबसे पहले जो शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, तो याद रखना सर्वप्रथम किया गया था भारत भाग्य से, और आज किया जाता है जय हो के नाम से। अगर आज पूछा जाए आज शीर्षक किस नाम से किया जाता है, तो जय हो। सबसे पहले किससे किया गया था? भारत भाग्य विधाता के नाम से। अब बात कर लेते हैं जनगणमन की। जनगणमन संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसका जनगणमन पहली बार कोलकाता के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। आपको बताना इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन दिया गया दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुता इसका मूल उद्देश्य था। जबकि दीन इलाही की स्थापना कहां की गई थी? फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। कब की गई थी? 1582 में। 1582 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुता। जबकि दीन इलाही का अन्य नाम क्या है? तो याद रखना तौहीद ए इलाही। दीन इलाही का अन्य नाम तौहीद ए इलाही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्रेन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखना ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ड्रेन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश संसद में जाने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी है। ये आपके फिंसबरी क्षेत्र से चुनाव जीते थे और हाउस ऑफ कॉमन सदन में गए थे। ठीक है, द ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, भारत के विश्व पितामह दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने ड्रोन का सिद्धांत दिया, ये भी आपको याद रखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद बात कर लेते हैं गिव अवे। गिव अवे ये है कि प्रथम मराठा, द्वितीय मराठा और तृतीय मराठा युद्ध में मराठों के पेशवा कौन थे? ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए